डॉक्टर अभिमन्यु अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि तभी तेज बारिश होने लगती है। अच्छा हुआ मैं टाइम पर घर पहुंच गया, नहीं तो बारिश में मेरी हालत खराब हो जाती। इतना कहकर अभिमन्यु अपने घर की डोरबेल बजाने लगा। कुछ ही देर में उसकी पत्नी सौम्या ने दरवाजा खोला। वैसे तो हमेशा लेट हो जाते हो, लेकिन आज बिल्कुल टाइम पर आ गए। क्या बारिश की खबर तुम्हें पहले से पता लग गई थी? अभिमन्यु मुस्कुराता हुआ अपने घर के अंदर चला गया और अपनी पत्नी सौम्या से कहा, मैं भी यही बात सोच रहा था कि अच्छा हुआ आज टाइम पर घर आ गया, नहीं तो इतनी ठंड के बीच ये बारिश मेरी हालत खराब कर देती। अच्छा तुम खाना लगा दो। कुछ देर के बाद अभिमन्यु खाना खाकर अपने रूम में गहरी नींद में सो गया। आधी रात के समय जोर की बिजली की कड़कड़ाहट से अभिमन्यु की आंख खुल गई। अभिमन्यु उठकर बैठ गया। लगता है आज ये बारिश किसी की जान लेकर ही रहेगी, अभी तक बंद नहीं हुई। तभी अभिमन्यु के कानों में डोरबेल की घंटी बजने की आवाज टकराई। इतनी रात में कौन हो सकता है? इतना कहकर अभिमन्यु धीरे धीरे कदमों से अपने घर से बाहर चला गया। अभिमन्यु ने देखा कि उसके घर के बाहर एक सुंदर लड़की खड़ी थी जो बारिश में भीग चुकी थी। कौन हो तुम? मैं एक अनजान मुसाफिर हूँ, मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है। तुम जो कोई भी हो पहले अंदर आ जाओ, बारिश तेज हो रही है और ठंड भी बहुत ज्यादा है। तुम पहले ही भीग चुकी हो, बीमार पड़ जाओगी। नहीं, मैं चाहकर भी अंदर नहीं आ सकती। अब इस ठंड और बारिश से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? आपके हॉस्पिटल में काम करने वाला भैरव नाम का व्यक्ति बहुत ही निर्दयी और क्रूर है। कल जब आप उससे मिलना तो उससे कहना कि मैं उससे बदला जरूर लूंगी। अभिमन्यु उस लड़की से कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। अभिमन्यु ने जैसे ही पलट कर देखा तो पीछे उसकी पत्नी सौम्या खड़ी थी और उसे सवालिया नजरों से देख रही थी। तुम किससे बातें कर रहे हो और तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो? अरे सौम्या, तुम्हें वो लड़की दिखाई नहीं दे रही? मैं कब से कह रहा हूँ कि बारिश हो रही है, जो भी परेशानी है अंदर आकर बता दो। मगर ना तो ये लड़की अपना नाम बता रही है और ना ही अंदर आ रही है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? बाहर कोई नहीं है। जब मैं आई तो तुम अकेले बातें कर रहे थे। सौम्या की बात सुनकर अभिमन्यु बुरी तरह से चौंक पड़ा। अभिमन्यु ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसके सामने कोई लड़की मौजूद नहीं थी। तुमने सपना देखा होगा या तुम्हें वहम हुआ होगा। अभिमन्यु तुरंत अपनी पत्नी के साथ अंदर आ गया। मेरी बात का विश्वास करो, उसने मेरे हॉस्पिटल में काम करने वाले भैरव का नाम भी लिया था। वही भैरव जो एक्सीडेंटल लाशों का पोस्टमार्टम किया करता है। सो जाओ अभिमन्यु, कितनी बार कहा है कि अस्पताल से कुछ दिन की छुट्टी ले लो, दिमाग रिलैक्स हो जाएगा। इतना कहकर सौम्या गहरी नींद में सो गई। अभिमन्यु रात भर उस अनजान लड़की के बारे में सोचता रहा। अगले दिन अभिमन्यु तैयार होकर हॉस्पिटल चला गया। अस्पताल में अभिमन्यु अपने कैबिन में बैठा हुआ था कि तभी वहां पर डॉक्टर नताशा आ पहुंची। क्या हुआ डॉक्टर अभिमन्यु? आपके चेहरे पर थकान झलक रहा है। ऐसा लगता है मानो कि आप रात भर सोए ही नहीं। तुमने सही कहा डॉक्टर नताशा। अगर ऐसी बात है तो आप अकेले नहीं हैं। कल पूरी रात बारिश हो रही थी। मुझे लगता है हमारे शहर के 95% लोग सोए ही नहीं। एनीवे, मुझे आपको कुछ बताना है। कल रात आपके जाने के बाद रात 8 बजे अस्पताल में एक लड़की की डेड बॉडी आई थी जो कि बहुत बुरी अवस्था में थी। ऐसा लगता है मानो उस लड़की को जिंदा किसी ट्रक के सामने फेंक दिया गया हो और ट्रक उसे कुचलता हुआ चला गया हो। अब ये तो हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। तभी अभिमन्यु के दिमाग में कल रात वाली लड़की की बात घूम गई। अभिमन्यु तुरंत डॉक्टर नताशा की ओर देखकर कहता है, भैरव कहाँ है? आप तो जानते हैं डॉक्टर कि वो बदतमीज भैरव आधे समय तो नशे में ही रहता है। उसका आने और जाने का कोई समय ही नहीं है और हॉस्पिटल उसके खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं ले पाता क्योंकि वो इस हॉस्पिटल में पिछले 20 सालों से लाशों का पोस्टमार्टम कर रहा है। जानता हूँ, और वो अपने इसी एक्सपीरियंस का फायदा उठाता है। एक और बात डॉक्टर, जिस लड़की की डेड बॉडी कल रात यहाँ पर आई थी वो एक पुलिस केस बन गया है। पुलिस का कहना है कि उस लड़की का पोस्टमार्टम एक सीनियर डॉक्टर की निगरानी में किया जाए
और अस्पताल की ओर से आपको ऑर्डर मिला है कि उस लड़की का पोस्टमार्टम आपकी निगरानी में हो। इतना कहकर डॉक्टर नताशा वहां से चली गई। डॉक्टर अभिमन्यु भैरव का अपने कैबिन में बैठे बैठे इंतजार करने लगा। रात के 10 बज चुके थे, मगर भैरव हॉस्पिटल नहीं आया। उसका नंबर भी बंद आ रहा था। अभिमन्यु अपने घर पर जाने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि भैरव उसकी तरफ ही आ रहा था। जैसे ही भैरव डॉक्टर अभिमन्यु के नजदीक पहुंचा, अभिमन्यु बुरी तरह से क्रोधित हो गया। मैं तुम्हारा पिछले 10 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, आखिर तुम कहां थे? भैरव ने बड़ी बदतमीजी से डॉक्टर अभिमन्यु से कहा। मेरे ऊपर ज्यादा डॉक्टरी झाड़ने की कोशिश नहीं करना डॉक्टर बाबू। अरे आप भी सरकारी नौकर हैं, लेकिन हम थोड़े अलग किस्म के नौकर हैं। काम बोलिए, काम। डॉक्टर अभिमन्यु दांत पीसता हुआ बोला। एक और लड़की का पोस्टमार्टम करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे? आप जाकर घर पर सो जाइए, सुबह तक मैं पोस्टमार्टम कर दूंगा। वैसे भी मुझे ही लाशों का पोस्टमार्टम करना होता है, और उसमें होता ही क्या है? अरे हथौड़े से सर का ढक्कन खोलना होता है, पेट चीरकर अतड़ियां बाहर निकालनी होती है, और बस बस बकवास बंद करो। सुनो भैरव, कल एक लड़की की डेड बॉडी आई है। मुझे आदेश मिला है कि उसका पोस्टमार्टम मेरी निगरानी में किया जाए। जैसी आपकी इच्छा, लेकिन सोच लीजिए, पोस्टमार्टम देखना भी एक बहुत बड़े कलेजे की बात होती है। कहीं बेहोश मत हो जाइएगा, नहीं तो हॉस्पिटल वाले मुझे ही कसूरवार समझेंगे। कुछ ही देर में डॉक्टर अभिमन्यु भैरव के साथ पोस्टमार्टम रूम में खड़ा था। ना जाने क्यों अभिमन्यु का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। अभिमन्यु ने देखा कि पोस्टमार्टम हाउस में एक लड़की की बॉडी रखी हुई थी, जिसके चेहरे पर सफेद कपड़ा ढका हुआ था। तभी अभिमन्यु के दिमाग में कल रात वाली घटना चलने लगी। अभिमन्यु भैरव से कहता है, कल आधी रात के समय में मेरे घर पर एक लड़की आई थी। देखने में बहुत खूबसूरत थी। वो कह रही थी कि तुमने उसके साथ कुछ बुरा किया है। भैरव, सच सच बताओ, आखिर तुमने क्या किया है? अभिमन्यु की बात सुनकर अचानक भैरव बुरी तरह से घबरा उठा, मगर कुछ ही देर में उसने अपने आप को संभाल लिया और गुस्से में अभिमन्यु से बोला, अपने काम से काम रखो डॉक्टर, कल रात को तो मैं शहर में ही नहीं था। इतना कहकर डॉक्टर अभिमन्यु ने उस लड़की के शव से सफेद कपड़ा हटा दिया, मगर उस लड़की का चेहरा देखकर अभिमन्यु की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई, क्योंकि शव उसी लड़की का था जो कल आधी रात में अभिमन्यु से मिलने आई थी। अभिमन्यु कांपता हुआ अपने आप से कहता है, ओह माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर नताशा तो बता रही थी कि इसकी लाश रात के 8 बजे यहाँ पर लाई गई थी। अगर मर चुकी थी तो फिर आधी रात में जो मुझसे मिलने आई थी वो कौन थी? तभी अभिमन्यु की नजर भैरव पर पड़ी, जो कि बुरी तरह से कांप रहा था। अचानक उस लड़की की लाश ने अपनी आंखें खोल ली और धीरे धीरे उठकर खड़ी हो गई। उसकी फूली हुई लाश और बाहर निकली हुई आंखें बड़ी ही भयानक लग रही थी। अचानक वो भारी आवाज में अभिमन्यु से कहती है, मैं कल अपने घर जा रही थी। इस भैरव ने शराब के नशे में मुझे गलत इरादे से सुनसान जगह पर पकड़ लिया, और जब ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, तब इसने मुझे तेजी से आते हुए ट्रक के सामने फेंक दिया। वो ट्रक मुझे कुचल कर चला गया, और इसने मेरी लाश के पास आकर कहा कि वैसे भी इसका पोस्टमार्टम तो मैं ही करूंगा। इतना कहकर वो भयानक लड़की भैरव को घूरने लगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुझे दूसरों का पोस्टमार्टम करने में बहुत मजा आता है ना? आज रात एक पोस्टमार्टम नहीं, बल्कि 2 पोस्टमार्टम्स होंगे, एक मेरा और एक तेरा। तभी भैरव का शरीर बुरी तरह से फूलना शुरू हो गया। कुछ ही देर में भैरव की आंखें निकलकर बाहर आ गईं। भैरव ने दम तोड़ दिया। भैरव के दम तोड़ते ही भयानक दिखने वाली लड़की अपनी जगह पर ऐसे लेट गई मानो कि वो कभी उठी ही नहीं थी। इस भयानक दृश्य को देखकर डॉक्टर अभिमन्यु पोस्टमार्टम रूम में ही बेहोश हो गए। अगली सुबह जब अभिमन्यु की आंख खुली तो उसने अपने आप को अपने घर के अंदर पाया।
जहां उसकी पत्नी एक पुलिस वाले के साथ खड़ी थी और उसे सवालिया नजरों से देख रही थी। हम आपके होश में आने का ही इंतजार कर रहे थे डॉक्टर अभिमन्यु। मुझे बताया गया है कि आप भैरव के साथ परसों हादसे का शिकार हुई लड़की का पोस्टमार्टम करने गए थे, मगर जब सुबह अस्पताल वालों ने देखा तो भैरव की लाश उसी लड़की के बगल में बड़ी ही भयानक अवस्था में पड़ी हुई थी और आप बेहोश पड़े हुए थे। आखिर पोस्टमार्टम हाउस में हुआ क्या था? पुलिस वाले की बात सुनकर पुलिस वाले को सारी घटना बताता है। मैं जानता हूं इंस्पेक्टर, आप मेरी बात को झूठ समझेंगे, पर विश्वास कीजिए मेरा एक एक शब्द सच्चा है। अभिमन्यु की बात सुनकर इंस्पेक्टर बहुत गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूं डॉक्टर। शायद भैरव को उसके किए की सजा मिल गई। कभी कभी हम वो देख लेते हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए। एनीवे, मैं इस केस की फाइल को बंद कर दूंगा। इतना कहकर पुलिस वाला वहां से चला गया। अभिमन्यु ने उसी दिन डॉक्टरी करनी छोड़ दी। उसने अपने शहर को भी छोड़ दिया। आज भी वो दिल दहला देने वाली घटना याद आती है तो डर से उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अमित अपने माता पिता के साथ गांव में रहता था। अमित के पिता शहर के पोस्टमार्टम हाउस में रात में चौकीदारी किया करते थे। एक रात 2 बजे अमित का फोन बजा। हाँ पापा। बेटा तू जल्दी मोटरसाइकिल से पोस्टमार्टम हाउस आजा, बहुत अजीब चीजें हो रही हैं, मुर्दे जिंदा हो गए हैं। हाँ आजा बेटा आजा। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ बेटा? माँ, पोस्टमार्टम हाउस में जरूर पिताजी के साथ कुछ हुआ है, मैं वहीं जा रहा हूँ। बेटा अपना ख्याल रखना। अमित जब पोस्टमार्टम हाउस पहुंचता है तो देखता है कि गेट पर उसके पिता की लाश पड़ी हुई है। अमित के पिता का पोस्टमार्टम होता है, लेकिन पोस्टमार्टम में डॉक्टर उसके पिता की मृत्यु का कारण नहीं पता लगा पाते। मैंने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। उनके शरीर पर कोई निशान नहीं है, ना ही ऐसा लगता है कि उन्होंने सुसाइड किया है। अमित के पिता की असमय अचानक मृत्यु होने के कारण अमित को अपने पिता की नौकरी मिल जाती है। बेटा, तू पोस्टमार्टम हाउस के चौकीदार की नौकरी मत कर, वहाँ नाइट शिफ्ट करनी होती है। तेरे पिताजी की तरह तुझे भी कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे अपना जीवन बिताऊंगी? डॉक्टर और पुलिस पिताजी की मौत का कारण पता नहीं लगा पाए। मैं वहां नौकरी करूंगा और पता लगा कर रहूंगा कि पिताजी की मौत कैसे हुई। अमित अपने पिता की तरह रात में पोस्टमार्टम हाउस में चौकीदारी करने लगा। अमित अक्सर देखता कि रात में 2 डॉक्टर ऑपरेशन रूम में पिए हुए बाहर निकलते। वे अक्सर अमित को शराब पीने के लिए अंदर बुलाते थे। अरे चौकीदार भाई साहब, कभी कभी तुम हमारे साथ भी 2-4 पैग लगा लिया करो। नहीं सर, मैं शराब नहीं पीता। कभी कभी डॉक्टरों के साथ एक बाबा भी आता था। एक दिन अमित ने दरवाजे पर कान लगाकर ऑपरेशन रूम के अंदर की आवाजें सुनने की कोशिश की। बाबा, उन औरतों की आत्माओं का आपने ठीक से पोस्टमार्टम तो कर दिया? हाँ, लेकिन उनमें से एक औरत का भूत मेरे कब्जे से बाहर है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। जब डॉक्टर और बाबा चले गए तो अमित ऑपरेशन रूम के अंदर गया। एक भूतनी अमित की पीठ पर लग गई और उसका गला घोटने लगी। जिंदा नहीं छोड़ूंगी कमीने, तुझे नहीं छोड़ूंगी। अमित किसी तरह पास की अलमारी पर रखी मिट्टी के तेल की बोतल उठाता है और अपनी पीठ पर लदी भूतनी पर मिट्टी का तेल लौट देता है। फिर वो अपनी जेब में से माचिस निकालता है और एक तीली जलाकर पीछे भूतनी पर फेंकता है। तब भूतनी गायब हो जाती है। अमित तुरंत रूम से बाहर निकलकर रूम का दरवाजा बंद कर देता है। अगले दिन अमित घर पहुंचकर सारी बात अपनी माँ को बताता है। उस कमरे में जरूर कुछ राज छुपे हुए हैं, लेकिन वहां भूतों का वास है। वो रूम किस काम आता है? उस रूम में ही मुर्दों की चीड़ फाड़ होती है। माँ, क्या तुम
किसी अच्छे तांत्रिक या बाबा को जानती हो जो बस इतना कर दे कि जब मैं ऑपरेशन रूम में घुसूं तो कोई भूत प्रेत मेरा कुछ बिगाड़ ना पाए? हाँ, हमारे गांव में पंडित राम प्रकाश शर्मा भूत प्रेतों के बारे में जानते हैं। उस रात अमित पंडित राम प्रकाश शर्मा द्वारा दी गई एक अंगूठी पहनकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचता है। वो ऑपरेशन रूम के अंदर जाता है तो देखता है कि बाबा हवन कर रहा है। पास में दोनों डॉक्टर बैठे हैं और जमीन पर एक महिला का शव रखा हुआ है। अमित, तू यहाँ क्या कर रहा है? बाहर जा यहाँ से। यहाँ ये सब क्या हो रहा है? तुझे जानने की जरूरत नहीं, निकल यहाँ से बाहर। तेरा बाप फिर भी समझदार था, लेकिन तू तो बिल्कुल गधा है। तभी अचानक औरत का शव खड़ा हो जाता है। पास की अलमारी में ऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे। औरत का भूत वहां से एक कैंची उठाकर बाबा के गले में भूंक देता है। बाबा तुरंत मर जाता है। दोनों डॉक्टर कमरे से बाहर भागते हैं, लेकिन दरवाजे बंद हो जाते हैं। कहाँ भागोगे कमीनों? औरत का भूत दोनों डॉक्टरों का गला पकड़ लेता है और गला घोंटकर दोनों को मार देता है। औरत की आत्मा फिर अमित पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी अंगूठी के कारण अमित बच जाता है। तुम कौन हो और इन डॉक्टर को तुमने क्यों मार दिया? ये डॉक्टर नहीं, राक्षस थे। पोस्टमार्टम के लिए औरतों के शव को लाते थे और उनके साथ गलत काम करते थे। और वो बाबा? डॉक्टर जिन औरतों के शवों के साथ गलत काम करते थे, बाबा उन औरतों की आत्माओं का पोस्टमार्टम करता था। आत्माओं का पोस्टमार्टम? हाँ, वो बाबा उन औरतों की आत्माओं को जल्द से जल्द अगला जन्म दिलाने की कोशिश करता था, ताकि वे आत्माएं भूत बनी रहकर डॉक्टरों को परेशान न करें। मेरा इन सब गलत कामों से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने पापा की जगह नौकरी करने आया हूँ। लेकिन तेरे बाप का था, वो भी इन डॉक्टरों के साथ मिला हुआ था। आत्मा अमित को छोड़ देती है। अमित घर जाकर सारी बातें अपनी माँ को बताता है। किसी ने ठीक ही कहा है बेटा, सबको अपनी करनी का फल भुगतना पड़ता है। तेरे पिता ने गलत काम किया, लगता है इसीलिए तेरे पिता की इस तरह मृत्यु हुई। ये साइंटिस्ट रमन है, जो आज दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी महामारी की मेडिसिन की घोषणा करने वाले हैं। लेकिन एक भूतिया साया इनका पीछा कर रहा है। पिछली रात से इनके साथ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। ये सोए तो अपने बिस्तर पर थे, लेकिन इनकी आंख कुएं में खुली। लोगों ने इनकी जान तो बचा ली, लेकिन कोई तो है जो इनका पीछा कर रहा है। तो सर, हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है इतनी बड़ी इन्वेंशन करके? ये मेडिसिन दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंशन है। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत मेहनत की है मैंने। साइंटिस्ट रमन बोल रहे थे कि कोई साया उनके आसपास मंडराने लगा। वो डर गए। उस साये ने सामने रखे हुए पानी के ग्लास को उठाकर साइंटिस्ट के मुंह पर फेंक दिया। सभी लोग दंग रह गए। ये सब लाइव टीवी पर दिख रहा था। कौन है? कौन है यहाँ? सिक्योरिटी! जैसे ही सिक्योरिटी स्टेज पर आ रही थी, उस भूत ने सिक्योरिटी को हवा में उड़ाकर पटक दिया। साइंटिस्ट रमन बहुत डर गए और रिपोर्टर भी डरी हुई थी कि तभी सबके सामने साइंटिस्ट विक्रम का भूत दिखने लगा। ये सब लाइव टीवी पर दिख रहा था। साइंटिस्ट रमन भागने की कोशिश कर रहे थे कि साइंटिस्ट विक्रम के भूत ने उन्हें कुर्सी से बांध दिया। ये दवा रमन ने नहीं, मैंने बनाई है। इस धोखेबाज रमन ने मेरा खून कर दिया। खून? हाँ, खून।
मैं और रमन एक साथ एक ही लैब में कई सालों से काम कर रहे थे। इस साल की शुरुआत में महामारी फैलने लगी। यार, इस महामारी से दुनिया को बचाना ही होगा। दुनिया भर के सारे साइंटिस्ट इस महामारी की ही दवा खोजने में लगे। कोई ना कोई जरूर बनाएगा। हमें भी कोशिश करनी चाहिए। ना बाबा ना, तू ही कोशिश कर, मेरे पास और भी बहुत काम है। मैं अकेला इस महामारी के ऊपर रिसर्च करने लगा। 1 महीने बाद मुझे इस महामारी के कीटाणु का कंपोजिशन समझ में आ गया। रमन, देख, मुझे इसका कॉम्पोजिशन मिल गया। अब मैं जल्द ही इसकी मेडिसिन बना लूंगा। अरे वाह, फिर तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। ये मेडिसिन किसी बड़ी कंपनी को बेचकर हम दुनिया के सबसे अमीर साइंटिस्ट बन जाएंगे। नहीं यार, ये हम गवर्नमेंट को देंगे। वो क्यों? किसी बड़ी कंपनी को बेचेंगे तो उस दवा की कीमत बहुत ज्यादा होगी और आम लोग इसे नहीं खरीद पाएंगे। गवर्नमेंट को बेचेंगे तो हर एक गरीब तक ये पहुंच जाएगी, पर गवर्नमेंट हमें इससे अच्छे दाम नहीं देगी। मुझे इस दवा से अमीर नहीं बनना, पर उन लाखों गरीबों की दुआ जरूर चाहिए। मैं बहुत खुश था कि मैं मेडिसिन बनाने के बहुत नजदीक था, लेकिन मुझे क्या पता था, जिसे मैंने दोस्त समझा था, वो मेरे पीछे षड्यंत्र रच रहा है। रमन ने एक बड़ी कंपनी से हाथ मिला लिया था। उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। तब से रमन मेरी हर हरकत पर नजर रखने लगा। वो अक्सर मेरी टेबल पर ताक झांक किया करता था। क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, बस यहाँ कुछ गिरने की आवाज आई थी तो देखने चला आया कि कहीं कुछ टूटा तो नहीं। यहाँ तो कुछ गिरा नहीं है, शायद कहीं और से आवाज आई हो। हाँ, हो सकता है। मैं अपने काम में जुटा रहा और लगभग 15 दिन बाद मैंने वो मेडिसिन बना ही ली। यस, आई डिड इट। आई न्यू आई वुड डू इट। क्या हुआ? आखिर मैंने वो मेडिसिन बना ही ली, फाइनली। मैं अभी जाकर न्यूज में ये अनाउंस करता हूँ। रुक जाओ, थोड़ा आराम से। ये इस सदी का सबसे बड़ा इन्वेंशन है। इसके अनाउंसमेंट के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी होंगी। कैसी तैयारियां? गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होगा, न्यूज वालों को भी पहले से इन्फॉर्म करना होगा। तो रुक, मैं सबसे बात करके आता हूँ, फिर मैं तेरे साथ चलता हूँ न्यूज चैनल के ऑफिस। ठीक है? रमन ने किसी से फोन पे बात की और फिर मेरे पास आया। हमें अभी गवर्नमेंट लैब इस मेडिसिन को ले जाना होगा। पर क्यों? उसका प्रोसेस है। चल लैब। मैं रमन के साथ उसकी कार में बैठ गया। रमन मुझे गवर्नमेंट लैब ले जाने के बदले किसी सुनसान फैक्ट्री में ले आया। ये कहाँ ले आया? अभी पता चल जाएगा। बाहर चल। मैं कार से उतरा और तुरंत 2 गुंडों ने मुझे पकड़ लिया। उनमें से एक गुंडे के हाथ में चाकू था जो उसने मेरे गले पर घुमा दिया और मैं वहीं मर गया। उसके बाद इस हरामखोर ने उस कंपनी वाले को दवा का सारा फॉर्मूला दे दिया और बहुत सारे पैसे ले लिए। मैं चाहता तो कल रात ही इसे मार देता, लेकिन मैंने इसे मारा नहीं, क्योंकि मैं दुनिया को सच बताना चाहता था। ये धोखेबाज है। इसने इस दवा के लिए मेरा खून कर दिया, लेकिन अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और भूत ने रमन को गर्दन से उठा लिया। रमन छटपटाता रहा और तड़पते तड़पते रमन मर गया। साइंटिस्ट के भूत का बदला दुनिया भर ने लाइव टीवी पर देखा। अगले दिन न्यूज चैनल में यही न्यूज थी। उस कंपनी के मालिकों को पुलिस ने पकड़ लिया और एक प्रेस रिलीज में गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने डिक्लेयर किया, ये मेडिसिन जो लेट साइंटिस्ट विक्रम ने बनाई है 100% इफेक्टिव है इस महामारी को दूर करने के लिए। वी सैल्यूट लेट साइंटिस्ट विक्रम।
for his contribution towards this society.